বিজেপি সব কিনে নিতে পারে, সিবিআই ইডি সব, কিন্তু জুডিশিয়ারি মুখ বন্ধ করে থাকবে। কলকাতার মানুষ কি আমার বাঁচাতে দিল না? কলকাতার মানুষ কি আমার বাঁচাতে দিল না? ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে করতে পারে কেন? এটা বক্তব্য হচ্ছে, এর বক্তব্য হচ্ছে, সলিসিটর জেনারেলের বক্তব্য হচ্ছে। আমরা ক্যাটাগরিক্যালি দেখিয়ে দিয়েছি চার্জশিট যারা ওটা ফাইল করেছে তাতে पैराग्राफ 3 ऑफ द चार्जशीट हमारे लर्नेड सीनियर। नमस्कार, आदाब, मैं अशफाक और आप सबका हालात बंगाल न्यूज तक इंडिया में स्वागत है, खैर मकदम है। जैसा कि आपको बता दें कि आज पूरे पश्चिम बंगाल की निगाह थी कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट में जो सीबीआई की ओर से जो याचिका दायर की गई थी नारदा मामले में, इसकी सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। अब इस मामले की समाप्त कल यानी कि 20 तारीख को होनी है और इसको लेकर हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे सामने दो मेहमान हैं। हम सबसे पहले दो मेहमानों का तारुफ आपसे दे। सबसे पहले आपसे हम मिलाना चाहते हैं कमरू चौधरी से। कमरू चौधरी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन है और वही है हमारे पास है एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम, जो इस पूरे मामले में डिफेंस लॉयर की टीम में वो भी शामिल है। कलकत्ता हाईकोर्ट की वो लॉयर है और आज जो सारा दिन सीबीआई की ओर से जो मामला चला इसमें वो भी पेश थे। हम अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं खैर मकदम। मेरा पहला सवाल कमरू चौधरी जी से। कमरू जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है? देखिए, नफरुल भाई भी मालूम है या आपका दर्शक सबको मालूम होगा, ये जो मामला जब नारदा का कांड आया था, जो स्टिंग ऑपरेशन किया था जो तेहलका ने, तो उस टाइम में ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी उस टाइम, तो उन्होंने इस टोटल मामले को उन्होंने बोला था कि এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, মানে এরা করতে पारे बोले। तो उन्होंने बोला कि इसको उड़ा दिया, टोटली एट फेस वैल्यू में उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में कांग्रेस पार्टी फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। अमिताभ चक्रवर्ती का जरिया ये पिटीशन फाइल हुआ था कि इसको किसी तरह से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये मांगा गया कि जो लेते हुए पकड़ा गया या देते हुए पकड़ा गया, तो ये दोनों को किस तरह से सजा हो। तो ये टोटल इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट का अधीन जो हुआ 2017 में ऑर्डर दिया गया था कि इसको सीबीआई का इंक्वायरी किया जाए। तो रहा बात ये, जब सीबीआई जब इससे पहले भी इंक्वायरी जब कर रही थी, तो अल्टीमेटली क्या नतीजा आया, 13 एक्यूज्ड उसमें मिला उसको, जो कि फुटेज में मालूम हुआ या टेलीफोन कॉन्वर्सेशन से, जैसे एसएमएस मिर्जा थे और बहुत सारे लोगों का नाम तो आपको मालूम ही है। तो अल्टीमेटली केस 2 जो है वो एकदम सीधा साधा केस है। वीडियो एविडेंस का तहत इनको पकड़ा गया, पैसा लेते हुए पकड़ा गया। अब उसमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करके ये साबित करना था कोर्ट में एक चार्जशीट का जरिया कि दिस पीपल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन एज कॉट ऑन कैमरा। उसको एविडेंस के तौर पे उनको चार्जशीट फाइल करके आगे का केस का यहाँ पे निष्पत्ति होना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम लोग देखे हैं, जो एक्यूज्ड है उनको सजा तो आइन का तरीका से ही देगा। कोर्ट में जज साहब थे है, उन लोग अपना तरीका से उसको एजुकेट करेंगे, सजा देने का लायक होता तो सजा देते। लेकिन यहाँ आ गया मामला कुछ ऐसा, जो एक्यूज्ड थे उसमें से कुछ लोग जो है कि अपना पार्टी को चेंज कर लिया। चेंज करने के तुरंत बाद क्या हुआ कि ये मैटर को और दबा दिया गया। क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए 2019 से पहले जब सुमित्रा महाजन को सीबीआई ने दरखास्त दिया था कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और शायद आफरीन पोद्दार और 2-3 एमपी ऐसा थे, हाँ अपूर्वा पोद्दार जी, तो इनका ऊपर हमको प्रोसिक्यूशन का परमिशन दिया जाए। सुमित्रा महाजन ने उसका ऊपर में बैठी रही। दूसरा बार जब ये आए थे ओम बिरला साहब, जब स्पीकर बने, वो भी बीजेपी के, उनके पास सीबीआई ने 4 बार दरखास्त लगाया कि आप हमको परमिशन दीजिए इसका प्रोसिक्यूशन के लिए। तो ओम बिरला साहब ने भी नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल राजनीति इसमें आ गया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय जैसा नेता जो है कि ऑलरेडी दल बदल कर चुके थे। तो अब बच गया जो एमएलए, जो उस टाइम में मिनिस्टर्स थे बंगाल गवर्नमेंट में,
तो उसका सैंक्शन के लिए इन्होंने जनवरी में एप्लीकेशन डाले थे गवर्नर के पास। जबकि जनवरी में जब एप्लीकेशन डाला गया था तो उसका सैंक्शन ऑफ मतलब फॉर प्रोसिक्यूशन 9 मई को गवर्नर साहब ने मंजूरी दिया। 10 तारीख को ये मंत्री जो है कि अपना शपथ ले रहे थे। तो अल्टीमेटली अशफाक भाई जो कहने का मतलब ये था कि ये टोटल इंसिडेंट जो है कि इतना मर्की हो चुका था, इसमें पॉलिटिक्स का भू के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। अब इसमें अगर किसी के ऊपर में आप विक्टिमाइज करना चाहते हो तो या तो फिर किसी के ऊपर में आप प्रोसिक्यूशन करना चाहते हो, देन ऑल द 13 एक्यूज शुड बी इन द सेम मतलब नजर से आपको देखना चाहिए इन द आइज ऑफ द लॉ। ये नहीं कि सिलेक्टिवली। हमारा बात वही है, यहीं पे हमारा बात शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है। अगर कोई सजा का हकदार है तो उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन एक को सजा मिले और दूसरा बली हो जाए ये कतई मंजूर नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन हमेशा है और रहेगा। लेकिन आपने कहा कि इसमें सियासत हो रही है, लेकिन अब तक आपकी पार्टी की ओर से ऑफिशियली कुछ भी बयान नहीं आया। ना ही अधीर रंजन चौधरी ने कुछ कहा है, ना ही राहुल गांधी या आपके पार्टी के किसी बड़े लीडर ने इस पर कुछ कहा है। क्या कहिएगा? नहीं अशफाक भाई, शायद आपका जानकारी में थोड़ा आया नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने वीडियो वार्ता भी दिए हैं इस मैटर को लेकर। जिस दिन अरेस्ट हुआ था, जिस दिन घर से अरेस्ट करके लाए थे, ये जो मैं आज बोल रहा हूँ आपको वही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि आप लोग सेलेक्टिवली सीबीआई का मिसयूज करके आप लोग इसको जो है कि एक पॉलिटिकल सियासत का रूप देना चाह रहे हो, इसको इस तरह से ना करें। अगर इस टाइम में अगर कर रहे हो, व्हाट वाज द नेसेसिटी? 5 साल तक आपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अभी तक आपको अरेस्ट करने का ये नहीं समझ में आया। आज कोविड का परिस्थिति है, इतना भयानक परिस्थिति है, और उसमें से बहुत सारा जो अरेस्टेड हुए हैं, दे आर वाइटल पीपल इन मैनेजिंग द कोविड सिचुएशन इन द स्टेट। उस वक्त उनको अरेस्ट क्यों कर रहे? आप 5 साल तक आप बैठे रहे। गवर्नर साहब जनवरी से लेकर आज तक जो है सैंक्शन के दस्तावेज पे वो बैठे रहे, वो सैंक्शन नहीं दिए, प्रोसिक्यूशन नहीं दिए। इतना अर्जेंसी क्या था? ये तो कोई कमरू चौधरी नहीं है कि अनजान आदमी है, इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये भाग जाएंगे देश छोड़ के, या तो फिर कहीं पे इन्फ्लुएंस कर लेंगे। ऐसा तो कोई बात नहीं है। दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड इन द लॉ। प्लस जो मेरे को जानकारी है, जो नफरुल भाई बताएंगे हमको, मेन क्या होता है कि एक बार चार्जशीट यू हैव सबमिटेड, तब इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी द चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड अगेंस्ट दिस पीपल। तो आज आप अचानक इनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? ये एक्चुअली क्या है कि पूरा टोटल एक सियासत। इसीलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी इस हार को मान नहीं पा रही है। जो इलेक्शन में जो हार हुई है उसका इसको मान नहीं पा रही है। इसमें मैं टीएमसी का जो अरेस्टेड लीडर्स है इनका मैं कोई सपोर्ट में नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब है दे आर गिल्टी, दे शुड बी पनिश्ड। अगर प्रूव होता है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, अगर नहीं प्रूव हो रहा है तो व्हाट इज द अर्जेंसी एज ऑफ नाउ कि उनको अरेस्ट करना इस वक्त? इसमें से कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि भाग जाए देश छोड़ के। तो अल्टीमेटली देयर इज ऑलवेज ए मोटिवेटेड गेम जो खेला गया इस वक्त। उसका अल्टीरियर मोटिव बीजेपी का क्या है यह हमने आज तक नहीं मिल पाया। मतलब व्हाट वाज द रीजन कि 2-3 दिन से जो चल रहा है नाटक, वो हमको अभी भी समझ में नहीं आया कि बीजेपी इतना कच्चा गेम क्यों खेलना चाह रही है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करे यहाँ पे ताकि वकालती कर सके प्रेसिडेंट रूल के लिए, ये भी हो सकता है। या इनका मंशा क्या है, ये तो जाहिर सी बात है आम जनता को डिसाइड करना चाहिए व्हाट इज देयर अल्टीरियर मोटिव। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप चूंकि आज कलकत्ता हाईकोर्ट में जो सारा दिन की जो कार्रवाई थी आप वहां मौजूद थे, तो मेरा ये सवाल है कि जब कांग्रेस की जब पूरे भारत में देश में जब राज था यूपीए 2, मुझे जहां तक याद है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जर्वेशन आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑब्जर्वेशन आया था, उन्होंने सीबीआई को केस पैरोट तक कहा था। पिंजरे में कैद एक तोता की तरह उन्होंने सीबीआई को कहा था। आज जो सीबीआई जिस शक्ति के साथ टीएमसी के नेताओं पे शिकंजा कस रही है, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, यूपीए 2 के सरकार के वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये राय आज भी स्टैंड होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल पूरे देश में और पूरे राज्य में फैला हुआ है, ये कोई नेता और अभिनेता की बात नहीं, आम जनता भी समझ सकती है चीज की बारीकी को, कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा है देश को कोरोना की महामारी से बचाना। मैं एक अधिवक्ता तो जरूर हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक सामाजिक
कार्यकर्ता भी हूँ, WHO से जुड़ा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अगर हो सके तो मेरे जरिए से भी अगर मैं किसी को बचा सकूं ऊपर वाले के रहमो करम से, तो दुनिया में मेरे लिए इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं होगी। आपको समझना होगा अशफाक भाई, मैं सारा दिन कोर्ट में था और सोमवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है मैंने अपनी आंखों से देखा है, सुना है, और जहां पर जब जरूरत पड़ी है मैंने लोगों को कहा भी है। सबसे पहली बात कि 7 मई को सीबीआई गवर्नर के पास चार्जशीट लेकर जाती है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात मेरी बात नहीं, आज ये कोर्ट में सबमिट भी हुआ है। हमारे सीनियर मोस्ट अधिवक्ता श्री अभिषेक मनु संघवी साहब जो सबसे आगे प्लीड कर रहे थे मैटर को हाई कोर्ट में, और उसमें पेज नंबर 3 में जो इस केस के आईओ है सतेंद्र सिंह, मैं नाम बता रहा हूँ सतेंद्र सिंह, उन्होंने लिखा है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस हैज बीन कंप्लीटेड। अगर वंस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस हैज बीन कंप्लीटेड, उसके बाद ये गवर्नर के पास जाकर एक एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे दोबारा से इन 4 लोगों को जांच करने की अनुमति दी जाए। तो गवर्नर माननीय राज्यपाल महोदय 163(3) और 164 अनुच्छेद के तहत उन्होंने ये इजाजत दी, लेकिन ये इजाजत मिलते मिलते ये 9 तारीख हो गई और 10 तारीख को जो है मौजूदा सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। तो जब शपथ ले ली थी, इसकी एक प्रतिक्रिया है, कानूनी प्रतिक्रिया है, एक प्रोसीड्योर है जो फॉलो करना पड़ता है। सीबीआई को स्पीकर महोदय के थ्रू से कैबिनेट और मिनिस्टर को सूचना देनी थी। उसके बाद सूचना के बाद अगर वो अपीयर नहीं करते तो 41A CRPC की ग्राउंड बनती है, उस पे अगर जी अरेस्ट भी किया तो सीआरपीएफ के जवानों को लेकर किया, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, जांच चल रही है, हमने पहले भी कोऑपरेट किया है, हमने नॉन कोऑपरेशन का कोई भी काम नहीं किया। इससे पहले भी मैं संजीव कॉम्प्लेक्स में मैं गया हूँ, मैंने इनके साथ अपीयर भी किया है इनकी इंक्वायरी में। ये लोग हमेशा से जो है सीबीआई को कोऑपरेट किए हैं, वो एब्सकॉन्शन का और राज्य से छोड़ के जाने का कोई ग्राउंड ऑफ ग्रेविटी बनता नहीं है। और दूसरी चीज कोविड का सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है रिट पिटिशन 1/2021, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे बारीकी तरीके से डिवीजन बेंच का ये विचार है कि अभी इस वक्त अगर जेल में 7 साल तक के अगर सजा याफ्ता कैदी अगर मौजूद है तो उन्हें किसी भी कंडीशन में रिलीज किया जाए, चाहे वो 3 महीने का पैरोल हो या उससे कम की सजा हो तो उससे छोड़ा जाए। तो ये जो धाराएं लगी है 12 और 19 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सब इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स के दायरे में आती है। तो फिर इनको इतना अर्जेंसी क्या था अरेस्ट करने का? तो जो पूरे राज्य का जो माहौल है, कमरू चौधरी की साहब की बात का मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। एक बात बहुत अच्छी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी अपने हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को यहाँ के लोगों ने सिर्फ किसी एक कौम ने नहीं बल्कि बंगाल के तमाम कौम के मानने वाले, तमाम प्रथा को मानने वाले, तमाम मर्द औरत और जितने भी 18 साल के आयु के लोग, इन्होंने भरपूर उनको अपनी मोहब्बत से नवाजा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड एम्बेसडर प्रचारक बंगाल में आए थे और उनके प्रचार पे एक काला मोहर लग गया, ये उनको हजम नहीं हो पा रहा था। अगर अरेस्ट करनी थी तो चार्जशीट में शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय जो कि अभी मौजूदा हालात में बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मुकुल राय जो है कृष्णनगर से विधायक है, नंदीग्राम से शुभेंदु जी, और वो ऑपोजिशन के जो है चुने हुए नेता भी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के। इसके साथ साथ अपरूपा पोद्दार है, SMS मिर्जा जिनको कस्टडी में लिया गया तो वो बेल में है, मैं आपको बता दूं वो बेल में है। इसके अलावा किसी की जी, और
ये काकोली घोष दोस्तीदार भी है। तो तकरीबन सब मिला जुला कर इसमें 13 से 14 लोग थे, लेकिन सुल्तान अहमद की मृत्यु हो गई तो सुमोटो वो फाइल्ड बाय हो गया, उनका नाम जो है कट गया। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर अरेस्ट करना ही था तो सबों को अरेस्ट करना था। ये इम्पार्शियलिटी क्यों, व्हाट इज बीन गोइंग बिहाइंड द कैमरा, ये जानना होगा। आप देखिए कितना बड़ा कानून का दुरुपयोग किया गया है। सोमवार के रोज जब सीबीआई की स्पेशल अदालत, निचली अदालत सिटी सेशन कोर्ट से जब इंटरिम जमानत देती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हाई कोर्ट के एपिलेट साइट का अपेंडिक्स रूल 58 का उल्लंघन किया गया है। ये फाइलिंग सिर्फ रजिस्ट्रार जनरल को ईमेल के जरिए से भेजकर की गई, लेकिन जो रिस्पोंडेंट थे, यानी कि जो हमारे एक्यूज्ड के जो एडवोकेट है, जो हम डिफेंस में है, हमें किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है। जो जजमेंट आई है सोमवार के स्टे ऑर्डर में, वहां पर बताया जा रहा है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की जो अवस्था है वो खराब नजर आई। लेकिन मैं एक अधिवक्ता होने की हैसियत से ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट का जो डिपार्टमेंटल जो लॉ एंड ऑर्डर उस दिन प्रोसीडिंग हुआ, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं और कहीं ना कहीं गलतियां। और यही वजह है कि ये लोग जानबूझकर इन्हें डिटेंशन में ला रहे हैं, ताकि इस कोविड के वक्त में बंगाल के लोग सड़क पे निकले, आंदोलन करे, मारा पीटी करे, रास्ते जाम करे, ताकि इनके जहन में जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो मुद्दा चला है, क्योंकि ये हार को हजम नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनका जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात जो मुल्क के हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को नकारा जा रहा है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में तकरीबन 10 से 12 मुस्लिम मुमालिक मुल्कों से हमारे देश में मदद आई है, मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन आए हैं, वैक्सीन आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पीएम केयर फंड से न्यू पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री के लिए नया निवास बनाया जा रहा है। इसकी क्या जरूरत है? अगर आप अपने देश के लोगों की जान नहीं बचा सकते तो ये मकान बनाकर क्या कीजिएगा? आज एक आम नागरिक पीएम केयर फंड में जो इतने खरबों खरब रुपए आए, इस पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जानकारी नहीं ले सकता है कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया। खाली लोगों को दिखाने के लिए 500-500 रुपया महिलाओं के अकाउंट में भेज दी तो उससे क्या मसला सॉल्व हो जाता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नुमाइंदों को ये कहना चाहूंगा। नसरुल भाई से जी बोलिए। जी, मेरे को एक चीज का समझ नहीं आ रहा है, आप आईनजीबी है, आप थोड़ा समझा दीजिए बेहतर। दो तो अलग अलग इशू को आज हाई कोर्ट में जिस तरह से डिबेट किया गया, एक तो हो गया जो कैंसिलेशन ऑफ द बेल, जो कि कानूनन तरीका से जो है जी, जिस तरह से ये एक बेल का स्टे ऑर्डर जैसा कल लगा दिया था इन्होंने हाई कोर्ट ने, आज उसी का सुनवाई हो रहा था। बेल का वेदर बेल शुड बी ग्रांटेड, माने स्टे जो है था उसको विड्रॉ कर ले, लिफ्ट कर ले, ये एक तरफ का पहलू था। दूसरा जो हाई कोर्ट का जो एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने थे, तो वो बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रहे थे कि वेदर दिस इज डेमोक्रेसी, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री जाकर सीबीआई दफ्तर के बाहर 6 घंटा धरना में बैठ जाती है, हजारों के समर्थक गेट के बाहर, और लॉ मिनिस्टर मलाय घाटक जो है कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रहा था उस टाइम में जाकर वहां पे बैठ जाते, सॉरी मजिस्ट्रेट के सामने में। तो ये अलग चीज को एक जगह में क्यों लाया जा रहा है हाई कोर्ट का, ये मेरे को समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बातें आपने कही। तो ये जो बायसपन है ना, ये दिख रहा है, ये बायसपन लोगों को समझना होगा। देखिए, वो राज्य के मुख्यमंत्री है, लोगों के प्रति उनकी चाहत है, वो मास लीडर है। अगर उनके दल के किसी एमएलए को, मिनिस्टर को किसी अपराध के तहत अगर हिरासत में लिया जाएगा तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। अगर मैं भी रहूंगा, मेरे भी चाहने वाले हैं, मान लीजिए मैं किसी मुसीबत में पड़ गया, मेरे खिलाफ कोई केस हो गई, तो मेरे भी ताल्लुकात वाले थाना के बाहर आएंगे, भाई नसरुल भाई को क्यों डिटेन किया, हमें बताया जाए। ये स्वाभाविक है, दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल, ये लोगों को समझना होगा। लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो धरने में बैठी, कोविड का वक्त है, उन्हें नहीं बैठना चाहिए था। बहरहाल शाम होते होते लोगों की वहां भीड़ तादाद कम हो गई। लेकिन सीबीआई के पास या उनके जो अधिवक्ता हैं जो उन्हें वहां पेश कर रहे हैं, तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल है, जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हैं, उनकी पक्ष की बातें रखते हैं, उनके पास केस के मेरिट में बोलने के लिए कुछ भी नहीं। ये सिर्फ
कोर्ट को और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो कि अपने आप में एक बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती है, वो जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग रही है, हरियाणा में रही है, पंजाब में रही है, काफी सालों का तजुर्बा है, वो चीज की गहराई को समझते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वक्त लिया है, और यही वजह जो आज जो है तुषार मेहता ने अपने पूरे पौन घंटे के सबमिशन में ये धरना को और मलय घटक के प्रेजेंस, कोर्ट में प्रेजेंस होने को तकरीबन 15 से 16 बार ये बात बताई है। लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी को दायरे में रख के कोई भी आदमी अपने नेता के लिए, अपने चाहने वाले के लिए, चाहे वो अभिनेता हो या नेता हो, उसके लिए वो आवाज उठाता है। हाँ, ये जरूर है कि इसका तरीका शायद सही नहीं था, लेकिन बेल की रिकॉल की जो अर्जी लगाई गई थी, आज खास करके उसी की सुनवाई हुई है। इसलिए हमारे जो सीनियर अधिवक्ता थे अभिषेक मनु संघवी ने, उन्होंने तकरीबन सवा घंटा सबमिशन किया, 22 से 24 कैटेगरीली समराइज करके उन्होंने अपनी बातें रखी पॉइंट बाय पॉइंट, जिन्हें एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल साहब ने नोट भी किया है। और यही वजह है कि कल इसकी पूरी सुनवाई होनी है। उसके बाद सीआरपीसी 407 यानी कि केस को कहां लेके जाया जाए ट्रायल के लिए, वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है कि बेल जो स्टे किया गया उसको रिकॉल किया जाना है या नहीं जाना, ये प्राइमरी इशू है, और इसी पे हमारी बहस चल रही है। अच्छा, और एक सवाल था, अगर इजाजत दे अशफाक भाई, टाइम है तो और एक सवाल मेरा था। पूछे। जो बहुत सारे लोगों का है, आज मेरा भी है, वही सवाल है। देखिए, जब नारदा कांड आया था यहाँ पे, तब ममता बनर्जी ने उस टाइम में 2016 में उन्होंने बोला था कि आमी जुदी जानताम ताहले एदेरके आमी टिकट दीताम ना। ये उनका स्टेटमेंट था। कहीं ना कहीं उनका ये एक्सेप्टेंस हुआ था उस वक्त कि नारदा में इन लोग पैसा लेते हुए पकड़ाया, ये नजर आया टीवी में, और इनको हम टिकट नहीं देते। लेकिन फिर भी 2016 में दी, 2021 में भी दी। अच्छा, इसके साथ में मैं कल वाला जो ममता बनर्जी का धरना वहां पे था, वहां पे हजारों संख्या में वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गया था वहां पे, चाहे उनका आवेग में आए थे, चाहे मतलब जानबूझकर उनको लाया गया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी का ये रवैया, जब राजीव कुमार के साथ में जब कांड हो रहा था, अरेस्ट करने आई थी सीबीआई, तो उस वक्त भी ममता बनर्जी जाकर धरना में बैठ गई थी। तो ये कहीं ना कहीं उनका अंदर में ये फीलिंग है कि कानून सही तरीका से नहीं चल रहा है, या कानून का ऊपर वो मुख्य मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है, और उनका ये बिहेवियर अगर लोगों का सामने आए तो आम जनता भी तो, मान के चलिए मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ अपना इलाका का, मैं एक सेकंड में खत्म कर लूं, मैं सवाल तो खत्म कर दूं। मैं बहुत बड़ा इलाका का मैं लीडर हूँ, मेरे को थाना ने कभी किसी कीमत पे, मतलब किसी सजा के, किसी जुल्म से मेरे को उठा लिया थाना में। अब मेरा इलाका से हजारों आदमी जाकर थाना में भीड़ करके बड़ा बाबू के ऊपर में प्रेशर लगाकर क्या मेरे को रिलीज करके ले आए, या पूरा आस्था रखे कानून व्यवस्था पे? कौन सा सही है? क्या ममता बनर्जी का कल का जो बिहेवियर था वहां पे, हजारों का भीड़, मतलब बहुत सारे एमएलए मंत्री वहां पहुंच गए थे, व्हाट वार्ता क्या जा रहा है पब्लिक के पास में? नफीरुल भाई, एक बार मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग। नहीं, मैं आपके बातों का जवाब दूंगा। वो जानना चाह रहे क्या ममता बनर्जी का स्टैंड सही है या नहीं? देखिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, और वो मुख्यमंत्री होने के ऐसे राज्य के सबसे बड़े पद में है। लेकिन कहीं ना कहीं आप राजीव कुमार के मामले के बारे में आपने बात उठाई है, कहीं ना कहीं सीबीआई जो है वो देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और सीबीआई का जो पावर है और ममता बनर्जी का जो रुतबा है, दोनों में बहुत फर्क है। सीबीआई चीफ मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को सीबीआई के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ये बात आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बात आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती। आज संघवी साहब ने भी ये बात कही कि सीबीआई और ममता बनर्जी दोनों के पद में बहुत फर्क है। कहीं ना कहीं सीबीआई जो है केंद्र मंत्रालय से जुड़े हुए, उसका जो पावर है, उसका जो पोस्ट है वो बहुत बड़ा है। तो ममता बनर्जी एक महिला है। देखिए, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हो सकती है, आगे चल के और बड़े पद में जा सकती है, लेकिन एक महिला के अंदर एक महिला वाली बात सारी जिंदगी रहेगी, ये लोगों को समझना होगा। क्योंकि महिला जो होती है वो मर्द से ज्यादा भावुक होती है, और कहीं ना कहीं ये भावना की बात है, ये आस्था की बात है कि लोग उस दिन गए
भीड़ इकट्ठा किया, लेकिन उनके कहने पर जब उन्होंने रात में लोगों से अपील की, सोशल मीडिया के जरिए से, प्रिंट मीडिया के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से, तो कल मंगलवार सुबह से कहीं भी लोग किसी भी तरह के भीड़ में मुब्तला नहीं हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ममता बनर्जी अपने राज्य के लोगों से बोलना चाहती थी, और कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता कहिए या उनके वोटर कहिए जो उन्हें पसंद करते, उनके बात को उन्होंने माना भी है। अब आ गई है इस मैटर की बात। मैंने आपकी बात का जवाब दिया। कमरू भाई, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपसे नहीं नहीं पर्सनली नहीं नहीं, फोन पे भी बात कर लूंगा। नहीं इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह, लेकिन और ऐसा कोई बात नहीं है। मैं समझ पा रहा हूँ कि ममता बनर्जी ठीक है। एज ए और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए ये सब मामले जी में जी, जो है कि मैं आपकी बातों हाँ। में 16 आना सहमति हूँ, लेकिन देखिए मेरे ऊपर एक गार्जियन है, मेरे माँ है, मेरे बाप है। मैं जितना भी औहदा में बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरे माँ बाप जिंदा रहेंगे मैं उनके ऊपर जबान दराजी नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई कहेगा नफरुल भाई कौवा आपका कान ले गया, मुझे अपना कान देखना है, कौवा नहीं देखना है। यही काम आज सीबीआई कर रही है कलकत्ता हाई कोर्ट में। दिस थिंग इज गोइंग ऑन इन कलकत्ता हाई कोर्ट। आप देखिए बहुत बिल्कुल बड़ा इशू नहीं है। 81 लाख का मैथ्यू सैमुअल हु इज द ओनर ऑफ इम्पैक्ट कंसल्टेंसी, अ फर्म रन इन द सिटी ऑफ चेन्नई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया 2014 में। किसके कहने पर? अभी तक सीबीआई उस जांच में नहीं गई है। 81 लाख रुपीस कैश इन्वॉल्व है। सीबीआई के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एक बिजनेसमैन 81 लाख रुपीस, एज पर द इंडियन इनकम टैक्स रूल, नो पर्सन कैन डू अ ट्रांजैक्शन ऑफ more than 1,99,999 rupees in India। तो फिर 81 लाख का कैश ट्रांजैक्शन 2 से 3 दिनों में किस तरीके से मैथ्यू सैमुअल स्टिंग ऑपरेशन के जरिए से किया, ये भी अपने आप में एक विवादित सवाल है। क्या सीबीआई को इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? वही तो मामला तो वही सी चीज का है नाफिजुल भाई, जो और अमिताभ चक्रवर्ती जो दूसरी कांग्रेस बात जी देखिए, दूसरी बात देखिए, अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लग गई, लेकिन मैं उस इल्जाम मेरे ऊपर तभी साबित होगी जब कोर्ट में ट्रायल में ये एलिगेशन प्रूफ किया जाएगा। एक इल्जाम लगाना और इल्जाम को साबित करना दोनों अलग चीज है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आज के डेट में हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे बिजनेसमैन है जो डोनेशन देते हैं। इस तरह का डोनेशन रोजाना आता है, आप भी जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है। तो इस बात को समझना होगा। If the CBI is the most superior premier agency of the nation, then he should have acted same, जैसे कि उसने नफरुल इन भाई, लोगों के ऊपर। नफरुल भाई, जो आपको भी मालूम होगा, सीबीआई का तो जो एक्सिस्टेंस है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो आज मानु सिंघवी जी नहीं, लुथरा साहब ने उठाया था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेस ने ही किया। वो सिर्फ 1963 का गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक राय है, उस पर टिकी हुई है सीबीआई। आपको शायद ये मालूम होगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ये डिवीजन बेंच का जो है जी, ये विचार था, करेक्ट। लुथरा साहब ने थोड़ा सा उठाया था, मैंने फॉलो कर रहा था, लेकिन उस वक्त अचानक जो है कि वो बंद हो गए, और हाईकोर्ट जो है कि बार बार वो नेटवर्क की इशू चल रही थी लिंक पे जी। सवाल है कमरू चौधरी जी से। आप लोग का बहुत अच्छा बहस हो रहा है। कमरू साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो बीजेपी की ओर से बार बार ये बताया जा रहा है कि देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल। इवन कल गवर्नर हाउस के सामने एक शख्स, आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, हम लोगों ने अपने चैनल पे दिखाया, एक शख्स कुछ भेड़ को लेके आता है और विरोध करता है रिगार्डिंग दिस नारदा केस। उसको लेकर आज राज्यपाल ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। मेरा ये सवाल है कि एक बात इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में चल रही है कि क्या पश्चिम बंगाल में अराजकता है, और इसको लेकर अगर राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस काम को सपोर्ट करेगी या फिर टीएमसी के साथ स्टैंड करेगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी 2015 में उत्तराखंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आर्टिकल 356 लगाई थी। वहां का हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने 2 दिन का अंदर वो पूरा आर्टिकल 356 को विड्रॉ करना पड़ा, और बोला कि असेंबली में जाकर आप लोग जो है कि बहुमत सिद्ध कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, 356 बहुत दूर का बात है। लेकिन आज जो मुद्दा का बात आपने उठाया, जो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर आया बंगाल में, इसको इस तरह से गवर्नर साहब ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, वहां से जो है गृह मंत्रालय जो है कि यहाँ पे 5 बजे तक रिपोर्ट दीजिए। मैं 1 सेकंड नफरुल भाई, मैं खत्म कर, तो इसको टोटल मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट को लाकर
बंगाल में बहुत सारा पोस्ट पोल वायलेंस होता ही है, प्री पोल वायलेंस। इसका हमारे पास में पेनिसिलिन इंजेक्शन बंगाल में कोई भी राजनीतिक दल अभी तक इन्वेंट नहीं कर पाया, ये हकीकत है। नहीं निकल जी। पाए। नहीं अच्छा, फैक्ट तो ये बहुत सारा आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है। भाजपा का अभी क्या मेन इशू है बंगाल में, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को जनरलाइज कर देना है, जनरलाइज कर देश भर में एक ऐसा हवा क्रिएट कर देना है कि बंगाल में हिंदू खतरे में है। और इस वजह से जो है कि ये यहाँ पे किसी ना किसी तरीका से पोलराइजेशन को और डीप करना चाह रहे हैं। जो पोलराइजेशन वो लोग करना चाह रहे थे इलेक्शन में, लेकिन क्या हुआ कि बैकफायर होकर रिवर्स पोलराइजेशन कंप्लीट हो गया और वाइस वर्सा पोलराइजेशन हो गया। जी, उसका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस हम लोग का पार्टी को देना पड़ा, जबकि मालदा मुर्शिदाबाद में लोग जो है कि हम लोग को छोड़ दिए वो लोग, क्योंकि डर गए थे कहीं बीजेपी बाकी राज्य में पूरा स्टेट में ना आ जाए। लेकिन ये वापस आएंगे। फिर भी आपके पास 2 सांसद है, अभी 2 सांसद है, इंशाल्लाह बहुत सारा वोटर है, ऐसा बात नहीं है। हमारा पास में आज भी वोटर्स बहुत सारा है। लोगों ने ऐसा भी वोट देकर बोला है दादा इस बार हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोग इस बार तृणमूल को दिए, लेकिन एक ही वजह है कहीं बीजेपी ना आ जाए। इतना डर फैलाए हुए इन लोग। अब पूरा राज्य में क्यों, पूरा भारतवर्ष में इन्होंने, इनका एक ही मकसद है यहाँ पे, किसी तरह से ये नैरेटिव बांग्ला में फैलाया जाए कि बंगाल का हिंदू खतरे में है और ये जो है कि दूसरा बांग्लादेश बनना चाह रहा है। ये उनका नैरेटिव है, इसको आप लोग समझ लीजिए। मैं अपना कौम के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एज ए सेकुलर पार्टी को बिलोंग करता हूं और इसको हमेशा हम लोग विरोध करते हुए आए हैं। तृणमूल को ये चीज भी समझना चाहिए कि बीजेपी के साथ में संघर्ष करने के लिए इस तरह से निजाम पैलेस के बाहर में जाकर धरना में बैठने से नहीं होगा। उनको जो है कि बुद्धि से काम लेना होगा, संयम से काम लेना होगा, और ना कि उसको रास्ता में उतर कर उस पर लड़ाई करना। क्योंकि दुश्मन आपको पहचानिए, आपका दुश्मन जो है कि बहुत शातिर दुश्मन है, जो कि हम सबका एकता अखंडता को तोड़ने के लिए बंगाल में घुसना चाह रही है। इसको हम लोग को कड़ा तरीका से मुकाबला करना होगा। और कांग्रेस पार्टी देखिए पूरा राज्य, पूरा भारतवर्ष में इसको लड़ रही है। तृणमूल तो लड़ रही है यहाँ पे। अब हमारा विभिन्न राज्य का, राजस्थान का ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, हम अकेला लड़ रहे इससे, गुजरात ले लीजिए, आसाम ले, लेकिन हम जानते हैं ये किस तरह से जहर से पैदा किया हुआ ये भाजपा है। और इसको अभी तो इन लोगों ने अभी तो झेलना चालू किया है। तृणमूल कांग्रेस अभी बहुत मिलो दूर है इनको, इनसे इनका अच्छा चीज समझने के लिए। अब कल जिस तरह से एक फर्जी टूल किट निकाल कर बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको जो है कि टूल किट बनाकर फैला रही है, पर वो दूसरा एक डिबेट है, उसमें मैंने जाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जो नफरुल भाई से यही कहना है, थोड़ा सा जो दीदी का जो एडवाइजर है, एडवाइजरी जो कमेटी है, उनको थोड़ा बोलिए, थोड़ा संयम से काम ले। आने वाले दिन में हमारा लड़ाई बहुत लंबा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरू चौधरी और सैयद नबीउल इस्लाम साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और इस अहम मुद्दे पर आपने हमसे बात की और ये बताया कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या होने वाला है। कमरू चौधरी साहब ने समय दिया, सैयद नबीउल इस्लाम आपने बहुत अहम इशू पे बहुत बारीकी से कानून की बातों को हमें बताया। आप दोनों का शुक्रिया, साथ ही साथ अपने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया।